न्यू चैप्टर नहीं, कुछ क्वेश्चन दिया था ना, क्या क्वेश्चन था, कुछ हुआ सॉल्व? यस सॉल्व किया, देखा नहीं इसको। क्या क्या क्वेश्चन था? एक क्या था, डिस्क था। हाँ, डिस्क का रेडियस कितना था? मास रहा होगा, कुछ रेडियस रहा होगा, और एक सर्कुलर मोशन में जा रहा था जिसका रेडियस स्मॉल आ रहा था, यही था ना? तो इसका क्या बताना था? एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ द सर्कुलर मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। क्या होता है एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला? प्लस ये होता है ना? इसको अभी दो एक्सिस में डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है? क्या हो रहा है यहाँ पर? एक तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो डिस्क है वो ऐसे घूम रहा होगा, है ना? दूसरा क्या है, जो डिस्क है उसका सेंटर इस तरह के सर्कुलर मोशन में जा रहा है, सर्कुलर मोशन, जो इसका रेडियस क्या होगा, स्मॉल आर होगा। और कोई मोशन दिख रहा है क्या तीसरा? सेंटर के अबाउट, सेंटर ऑफ मास उसके अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट तो एक ही वाला मोशन दिखाई दे रहा है, और कोई मोशन है घूमना है? देखो प्लेन ऐसा है, मान लो इस पॉइंट पर इधर जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, और जब इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो क्या ये ऐसा से ऐसा हो गया? मतलब ये ऐसे भी घूम रहे हैं ना, करेक्ट? तभी तो ये यहाँ पे ऐसा था, यहाँ ऐसा था, इधर ऐसा हो गया, करेक्ट? तो ये इस तरह से भी घूम रहा है, इसका एंगुलर मोमेंटम लेना पड़ेगा। और इस तरह से जो घूम रहा है उसका मतलब एंगुलर वेलोसिटी, उसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? तो जब एक राउंड पूरा इस तरह से कंप्लीट करेगा तब इसका भी एक रोटेशन कंप्लीट होगा, होगा ना? यहाँ से स्टार्ट किया इसने, यहाँ उल्टा होगा, आधे रिवॉल्यूशन में उल्टा हुआ, पूरे रिवॉल्यूशन में वापस ऐसा हो जाएगा। तो ये जो रोटेशन है ये कैसा कंप्लीट होगा? एक इस सर्कुलर मोशन के कंप्लीशन के ऊपर ये भी रोटेशन है कंप्लीट होगा। तो जो सर्कुलर मोशन की एंगुलर वेलोसिटी होगी वही इसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी, जबकि ये वाली एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी? वो रोलिंग की कंडीशन से मिल रही थी, वो डिफरेंट होगी। रोलिंग की कंडीशन से क्या होगा? सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा इनटू रेडियस, करेक्ट? तो क्या क्या लिखोगे अब ये बताओ? ये तो ठीक है, सेंटर ऑफ मास वाला तो इजी है, आर एम, और दिया क्या था मैंने, ये बताओ? मतलब वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी क्या दिया था? हाँ, और वेलोसिटी कुछ नहीं दिया, तो वो तो कुछ ऐसे करना पड़ेगा। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी मैं अज्यूम कर लेता हूँ, ये देना चाहिए था, ठीक है? इसके बिना आंसर नहीं आएगा, वी नॉट ले लेते। तो आर एम वी नॉट, और क्या होगा? वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की कैसी है? सर्कुलर मोशन है ना, तो ये अगर रेडियस है तो वेलोसिटी ऐसी होगी 90 डिग्री। डायरेक्शन इसका कैसा होगा? मान लो इधर ही जा रहा है, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ कौन सा एक्सिस ले लो? इधर मान लेते हैं एक्स एक्सिस, ठीक है? वाई एक्सिस किधर लो? इधर, और जेड एक्सिस ऊपर चलेगा ना, तो जेड एक्सिस ऊपर ले लेते हैं, ठीक है?
अब क्या बचा, ये जिसका दो पार्ट होगा, एक होगा ये वाला रोटेशन जो डिस्क का अपने प्लेन में रोटेशन हो रहा है, रोलिंग वाला, तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी, इसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी v बाय आर ना, v बाय कैपिटल रोलिंग। तो एंगुलर वेलोसिटी मुझे मालूम है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना लिखूं डिस्क का, एम आर स्क्वायर बाय 2, ये वाला रोटेशन ले रहा हूं मैं, उसके अपने एक्सिस के अबाउट हो रहा है, अपने प्लेन में, करेक्ट। तो एम आर स्क्वायर बाय 2 इंटू ओमेगा कितना होगा, वी नॉट बाय आर, ये रोलिंग है। इसका डायरेक्शन कैसा होगा, तो इसका डायरेक्शन है इस तरह से घूम रहा है, करेक्ट, ऐसे घूम रहा है, इसका डायरेक्शन क्या होगा, इधर कौन सा एक्सिस लिया था, माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस आई कैप हो जाएगा। और क्या होगा, अब इसका जो प्लेन घूम रहा था उसका लेना पड़ेगा ना, जो प्लेन घूम रहा था ऐसा, तो प्लेन घूम रहा है, किसके अबाउट रोटेट हो रहा है वो, कौन सा एक्सिस है, उसका डायमीटर, तो डायमीटर के अबाउट कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता था, यही होगा ना, इनटू एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी इसकी, तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी सर्कुलर मोशन के एंगुलर वेलोसिटी के बराबर होगी, सर्कुलर मोशन की एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी, वेलोसिटी अपॉन रेडियस ही होगा, लेकिन रेडियस उसका कितना होगा 5r, तो वेलोसिटी अपॉन 5r, रेडियस 5r ही दिया था ना टोटल, ठीक। और इसका डायरेक्शन कैसा होगा, तो ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूमना मतलब यही हुआ, करेक्ट, किधर हो गया, ठीक है, टोटल ये हो गया एंगुलर मोमेंटम कितना है, तुम लोग देख लो, ये r पे 5r होगा, तो ठीक है, अपने क्या क्या है 5r m v नॉट, और यहाँ से क्या है प्लस एक r कट जाएगा, कितना होगा एम आर वी नॉट बाई 20, बहुत कम आ रहा है। और क्या होगा, ये हो गया के कैप माइनस ये कितना है एम वी नॉट आर बाई 2, टोटल यही एंगुलर मोमेंटम होगा। तो एक बहुत फेमस क्वेश्चन था 2016 का, याद होगा, उसमें कुछ कुछ यही कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट यही, क्वेश्चन डिफरेंट था उस क्वेश्चन में, वो बेस था वो थोड़ा रिलेटेड था, हाँ इसीलिए तो बोला कि थोड़ा डिफरेंट है, उसमें थोड़ा पाइथागोरस थ्योरम भी इसमें करना पड़ेगा। यहाँ पर मतलब रूटीन वगैरह को टेल थोड़ा होना पड़ेगा, तो सर्कल में नहीं, ये सीधा हो रहा है ऐसा मान रहे हैं हम लोग, सीधा ही हो रहा है। वैसे तो हम जानते हैं कि ग्रेविटी के प्रेजेंस में ये नहीं हो सकता है, क्योंकि ग्रेविटी उसको नीचे गिराने की कोशिश करेगी, तो लेकिन है सम कुछ फोर्सेस इस तरह से लग रहे हैं उस पर, एक्सटर्नल फोर्सेस, इसकी वजह से वो सीधा घूम, जैसे तुम बाइक साइकिल चलाते हो, करेक्ट, साइकिल चलाते हो तो टर्निंग्स पर क्या होती है, टिल्ट हो जाती है, सीधे रोड पर क्या होती है, सीधी रहती है, लेकिन अगर तुम एक साइड कुछ भारी चीज बांध लो, है ना, जैसे सपोज मैं, मेरे साथ पहली बार ऐसे हुआ था कि मैंने एक साइड वाटरमेलन लटका लिया था, मैं मार्केट से खरीद के लाया, अब वो हैंडल एक तरफ भागे, फिर थोड़ी देर में हो गया, 5 मिनट लगा, पहली बार जब कर रहा था तो 5 मिनट लगा, उसके बाद फिर मैंने नोटिस किया कि साइकिल टेढ़ी चल रही है, तो होता ही है कि एक साइड कुछ भारी लटका लो, या दूध वाला कभी कभी आता है वैसे एक साइड लटका के, तो उसका साइकिल जो है टेढ़ा चलता है सीधे रास्ते पर, लेकिन जब वो टर्न लेगा तो सीधा हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे कुछ हो रहा है मान लो, तो उस पर हम डाउट नहीं कर रहे हैं कि क्वेश्चन दिया है उस पर, तो कुछ है जिससे ऐसा हो रहा है। तो उसमें क्या है ना कि इसमें जैसे सीधा सीधा आ गया, ये वाला के कैप में, ये वाला आई कैप में, ये वाला के कैप में, उसमें क्या होगा, इन सब के भी कंपोनेंट्स निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये के कैप क्योंकि टेढ़ा है,
तो ये जो के कैप में मैंने निकाला हुआ ऐसा है, वो उस केस में जो क्वेश्चन था एक्चुअल उसमें ऐसा हो जाएगा, तो उसके भी दो कंपोनेंट्स निकालने पड़ेंगे। ये जो आई कैप मैंने सीधा लिया है वो ऐसा है उसमें, है ना, तो उसके भी दो कंपोनेंट्स निकालने पड़ेंगे। ये काम यही है, बट इसमें भी तीनों के कंपोनेंट्स निकलेंगे क्योंकि वो टेढ़ा है सिस्टम। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन नेक्स्ट चैप्टर का नाम है, जिसमें हम मेनली सिंपल हार्मोनिक मोशन ही पढ़ते हैं। बट अभी मैं उसको डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, 10 मिनट के बाद डिफाइन करते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन से हमारा मतलब है कि ये मोशन एक ही एक्सिस में होगा, या तो एंगुलर हो सकता है या लीनियर हो सकता है, लेकिन एक ही एक्सिस में होगा। मोशन which repeats itself after regular intervals। तो मोशन के रिपीट होने का क्या मतलब होता है? मोशन के वेरिएबल्स क्या क्या है? कौन कौन से वेरिएबल्स से हमने मोशन को सीखा था? थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट को अल्टरनेटिवली पोजीशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। तो रिपीट, मोशन के रिपीट होने का मतलब है तीनों वेरिएबल्स रिपीट होने चाहिए, कोई एक रिपीट होगा तो सफिशिएंट नहीं। जैसे पोजीशन रिपीट हो गया, वापस आ गया, लेकिन उस समय तक उसकी वेलोसिटी बढ़ गई, डिफरेंट आ गई, तो रिपीट नहीं हुई। तो रिपीट होने का मतलब उसके तीनों वेरिएबल्स, पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, तीनों रिपीट होने चाहिए, तभी आप कहेंगे कि मोशन रिपीट हो रहा है। इसके कुछ एग्जांपल्स बताओ। ठीक है, पेंडुलम हो गया, और frictionless surface पे और कोई एग्जांपल? और बना भी सकते हो, मतलब कंस्ट्रक्ट भी कर सकते हो कुछ ऐसा सिस्टम जो ऐसा कर रहा होगा, जो तुमने देखा है रियल लाइफ में। है ना, इसमें सैटेलाइट का या प्लैनेटरी मोशन भी इंक्लूड कर सकते हैं, जो कि स्ट्रिक्टली सर्कुलर तो नहीं होता है, लेकिन पीरियोडिक में कह सकते हैं। प्लैनेटरी मोशन कैसा होता है, इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में होता है, बट स्टिल इसमें मान लेते हैं। और इसको गिरा दिया मैंने, ये कोलाइड होगा और रिपीटेडली बाउंस होगा, क्या कहते हो? इलास्टिक कोलिजन। क्या होगा? बार बार सेम हाइट तक जाएगा, क्या बराबर टाइम में जाएगा? हो गया पीरियोडिक। और कुछ? इसी को ऐसा कर देता हूँ, एक इस तरह का स्लोप है कहीं पर नेचुरली बना हुआ है ग्राउंड पर, इसमें बच्चे कुछ खेल रहे हैं, तो ये यहाँ से छोड़ा तो किधर जाएगा? यहाँ तक जाएगा, वापस आएगा। और फ्रिक्शनलेस, मैंने ऐसा एक ब्लॉक लिया है, वो इधर की तरफ कुछ वेलोसिटी देती, और फ्रिक्शनलेस सरफेस है एंड इलास्टिक कोलिजन से दोनों साइड, क्या ये पीरियोडिक होगा? होगा ना, जाएगा वापस आएगा, टकराता रहेगा, मोशन होता रहेगा, और ये फ्रिक्शन नहीं है, सो यहाँ पर मैं ये भी लिख देता हूँ।
तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें पीरियोडिक मोशन हो रहा है। That is about the main position. टू एंड फ्रो मोशन। और कुछ इसके अलावा? About the fixed. अबाउट क्या होगा? फिक्स्ड पॉइंट, और उसको क्या कहेंगे? मीन पोजीशन। टू एंड फ्रो पीरियोडिक मोशन अबाउट मीन पोजीशन, उसको कहेंगे ऑसिलेशंस। हर ऑसिलेशन पीरियोडिक होगा, हर पीरियोडिक मोशन ऑसिलेशन नहीं होगा। जैसे इसमें से कुछ ऑसिलेशंस नहीं है, तो इनमें से बताओ कि कौन कौन से ऑसिलेशंस हैं और कौन से नहीं। इनमें से ही कुछ बना रहा हूँ, इसमें से कौन कौन से ऑसिलेशंस हैं? Pendulum, spring, fifth example, sixth example. पेंडुलम बना लेता हूँ, चलो ठीक है। पेंडुलम ऑसिलेशन का एग्जांपल है, ठीक है। सेकंड एग्जांपल है क्या? है और थर्ड, थर्ड ऑसिलेशन है कि नहीं है? क्यों नहीं है? इसमें तो पहला ही कंडीशन होती है फुलफिल नहीं, टू एंड फ्रो ही नहीं है, उसका डायरेक्शन हमेशा सीधी रहता है, उल्टा आता ही नहीं कभी। तो फर्स्ट ही कंडीशन फुलफिल नहीं होता है, तो भूल जाओ। फोर्थ, Velocity is a maximum. वेलोसिटी जीरो क्या? वेलोसिटी ऑसिलेशन को एक पॉइंट में जीरो होनी चाहिए। कहाँ पर? एक्सट्रीम पोजीशन। कौन सा पोजीशन बोला? मैं समझ नहीं पाया। Extreme position. एक्सट्रीम, अब एक्सट्रीम का नाम ही वही है, एक्सट्रीम मतलब ही ऊपर रुकेगा। तो किसी ट्रेडिंग मोशन में ऐसा हो रहा है कि वेलोसिटी जीरो हो रही है, फिर वो ऑसिलेशन हो रहा है। नहीं, इसमें मैंने फिर एक्सट्रीम पोजीशन के बारे में जिक्र नहीं किया। मैंने किसके बारे में जिक्र किया? तो मेन पोजीशन इसमें नहीं है। अगर हम बॉल को एक रिजिड पार्टिकल की तरह ले रहे हैं, तो उसमें भी अगर तुम ढूंढने लगोगे कि हाँ वो भी क्या होगा, डिफॉर्म होगा, उसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी, फिर वो हो सकता है, फिर हम बता सकते हैं। लेकिन ऐसे अगर उसको रिजिड बॉल की तरह समझो तो वो नहीं होगा। थर्ड वाले में, फोर्थ फिफ्थ वाले में है, क्यों है? यहाँ पर मीन होगा उसका, इसके अराउंड या और उसके लिए जरूरी है कि सिमेट्रिक हो, ठीक है। दोनों साइड सिमेट्रिक वैसा जरूरी है, इसका स्लोप ज्यादा भी हो सकता है। और लास्ट वाला नहीं है, क्यों नहीं है?
ऊपर नीचे हॉरिजॉन्टल में हो रहा है, ठीक है, ठीक है। तो इसके लिए हम डिफाइन कर लेते हैं मीन पोजीशन क्या होता है। बताया है मैंने पहले बट लिखाया नहीं था। व्हाट इज मीन पोजीशन? याद है किसी को? Mean position is position of stable equilibrium. बताया था इक्विलिब्रियम जब बता रहा था, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, समझा? स्टेबल इक्विलिब्रियम मीन पोजीशन होता है, इसी के अराउंड ऑसिलेशंस पॉसिबल है। एग्जांपल बताया गया था। स्टेबल का मतलब ये कि डिस्टर्ब करो तो वापस आ जाए, ऑसिलेशंस यही पर हो सकते हैं इसी के अराउंड। मीन पोजीशन मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज थी, मैथमेटिकली हमने क्या क्या लिखा था? नेट फोर्स जीरो इक्विलिब्रियम, और क्या लिखा था? एफ वर्सेस एक्स ग्राफ बनाया था, उसका स्लोप डाउनवर्ड था। और क्या लिखा था? एफ को हम लिखते थे माइनस डी बाई डी एक्स, याद है? तो इसका मतलब डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? जीरो। और इसको क्या लिखोगे यू के टर्म्स में? लिखना हो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसा? पॉजिटिव। एफ को क्या लिखा? माइनस डी बाई डी एक्स। तो यहाँ अगर एफ को माइनस डी बाई डी एक्स लिखोगे तो क्या बन जाएगा? माइनस डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर, विच इज लेस देन जीरो। माइनस में जाएगा तो क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन जीरो, करेक्ट? और अगर ये दोनों कंडीशंस एक साथ फुलफिल हो रहे हैं तो कुछ और बताया गया था, u इज मिनिमम। मिनिमम का ही कंडीशन था, स्लोप जीरो और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव, कॉन्केविटी ऊपर की तरफ मिनिमम पर। तो u इज मिनिमम। तो जिस पॉइंट पर u मिनिमम आए, मिनिमम का मतलब ग्राफिकली मिनिमम, ऐसा ग्राफ। मिनिमम का मतलब ये नहीं कि नीचे गिरता जा रहा है और यहाँ पर ही खत्म हो गया तो ये मिनिमम हो गया, ऐसा नहीं होता। मिनिमम का मतलब ये वाला, ठीक है? तुम लोगों ने फंक्शंस पढ़ा है ना? फंक्शंस, अच्छा अभी वो सब तो नहीं आएगा, मोनोटोनिसिटी ये सब तो फंक्शंस पढ़ा है। तो फंक्शन से मान लो तुम्हारा इंटरवल एक ग्राफ ऐसा है, उसका इंटरवल यहीं तक है, तो उस इंटरवल में तो ये मिनिमम हो गया ना, लेकिन ये नहीं चलता है यहाँ पे, ठीक है? यहाँ मिनिमम मतलब ऐसा वाला मिनिमम, इंटरवल खत्म होकर मिनिमम आएगा वो नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पर फिर भी एफ जीरो नहीं होगा ना, स्लोप जीरो भी तो चाहिए ना हमें। ठीक है, तो इसमें कहाँ गया? ये वाले कंडीशन में क्या हो रहा है? पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, ऐसा ग्राफ ही नहीं मिल रहा पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमम वाला। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम यहाँ है, लेकिन वो भी क्या है? इसलिए क्योंकि वो और नीचे नहीं जा सकता, उसका इंटरवल खत्म हो रहा है वहां पर, इसलिए मिनिमम, करेक्ट? ऐसा वाला मिनिमम नहीं है, तो इसमें मीन पोजीशन डज नॉट एग्जिस्ट। और इसमें क्या होगा? इसमें यहाँ से यहाँ तक हर जगह ही फोर्स जीरो है ना? फिर ऐसा ग्राफ नहीं, तो इसमें मीन पोजीशन एग्जिस्ट नहीं करता, करेक्ट? इसमें अगर तुम फोर्स का ग्राफ बनाओगे तो f इज इक्वल टू 0 हर पॉइंट पर है, मतलब df by dx भी क्या हो गया? 0, है ना? कंडीशन फुलफिल नहीं होगा, इसमें मीन पोजीशन एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसमें और इसमें मीन पोजीशन नहीं है, आपको दिख रहा है वो टू एंड फ्रो मोशन होता हुआ, पीरियोडिक भी है लेकिन मीन पोजीशन नहीं है, इसलिए ऑसिलेशंस में काउंट नहीं होगा।
और मीन पोजीशन के लिए आगे से क्या ध्यान रखना है, जब भी रहेगा मीन पोजीशन फाइंड करने का क्वेश्चन होता है, ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें फाइंड मीन पोजीशन रहेगा, क्या करोगे, इनमें से कुछ ना कुछ लग रहा होगा, देख लेना है कौन सा सबसे अप्रोप्रिएट है। ठीक है, अब इसका एक स्पेशल केस है, ऑसिलेशंस का एक स्पेशल केस है ये, मतलब एक खास तरह का ऑसिलेशन होगा, इसको कहेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। मैं सिंपल क्या है, सिंपल है इसका स्ट्रेट लाइन का होना, इससे तुम्हारे पास दो तरह का हार्मोनिक मोशन हम लोग पढ़ेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसमें एक होगा लीनियर, तो एक लाइन में ही हो रहा होगा इसके बीच में, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, एक्सट्रीम्स, बीच में एक मीन होगा। ठीक है, ये मीन होगा, एक्सट्रीम एक्सट्रीम, नेगेटिव एक्सट्रीम, पॉजिटिव एक्सट्रीम, तो ये एक लाइन में हो रहा है। दूसरा होगा एंगुलर एसएचएम, जैसे पेंडुलम का एसएचएम क्या हो रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से हम लोग उसको मेजर करेंगे। ठीक है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी किस में हो रहा है, एक प्लेन में हो रहा है, इसका जो भी एंगुलर वेलोसिटी होगी इसकी वो इसी लाइन के अलॉन्ग होगी ना, अगर इस तरह से घूमोगे। ठीक है, तो ये भी वन डायमेंशनली होगा, तो ये हम लोग पढ़ेंगे। ये दो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। इसके अलावा मोशन ऐसा भी हो सकता है कि मान लो यहाँ एक मीन था, यहाँ से मैंने मोशन स्टार्ट किया, अब इसको मैंने इधर भी वेलोसिटी दे दी है, इसके अराउंड सर्कुलर मोशन, और एक इधर वो जा रहा है, ऑसिलेशंस की वजह से वो जा रहा है। ठीक है, तो अब इसका मोशन कैसा होगा, इसका मोशन होगा इस तरह से रिपीट होगा, ये भी हार्मोनिक मोशन है, ये सिंपल नहीं है, तो ये अब सिंपल नहीं है। तो इस तरह के बहुत सारे तरह के ऑसिलेशंस पॉसिबल हैं, तो हम लोग ये नहीं पढ़ रहे। मैं लीनियर मोशन के अकॉर्डिंग डेफिनेशन दे रहा हूँ, उसी को हम लोग एंगुलर मोशन में आगे यूज करेंगे। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन एन ऑसिलेशन, ऑसिलेशन मतलब एक मेन पोजीशन होगा, दो एक्सट्रीम पोजीशंस होंगे, in which displacement from mean position is proportional to acceleration। ठीक है, ये एक्चुअली उल्टा लिखना चाहिए था, मैंने उल्टा लिख दिया, एक ही बात है लेकिन, तो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन इज प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, ऐसा लिखिए। तो ए इज, या अगर नहीं लिखा है तो पहले एक्सेलरेशन कर लेना, बाद में डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन कर लेना। तो ए इज प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, x माइनस एक्स नॉट, x क्या है फाइनल पोजीशन, x नॉट क्या है मीन पोजीशन। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ x नॉट इज मीन पोजीशन, तो x इज फाइनल पोजीशन, x नॉट इज मीन पोजीशन, x माइनस एक्स नॉट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, और a उसके प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अगर मुझे लिखना होगा आगे, तो मैं ऐसा लिखता हूँ इसको, a इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इनटू x माइनस एक्स नॉट। ये ओमेगा इस समय क्या है, एक पॉजिटिव कांस्टेंट है, उसका भी नाम नहीं दिया मैंने कुछ, तो ये एंगुलर वेलोसिटी नहीं है पुराना वाला, ये ध्यान रखना, ये नया कांस्टेंट है, और इसका भी कोई नाम नहीं दिया है, ये तो पॉजिटिव कांस्टेंट है।
और अगर ऐसा लिख रहे हैं तो इससे फोर्स के बारे में क्या कह सकते हो? फोर्स क्या होता है? नेट फोर्स एम ए, है ना? तो क्या आएगा? एम ओमेगा स्क्वायर एक्स माइनस एक्स। अब यहाँ से अगर df by dx लिखना चाहोगे तो क्या आएगा? एम ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट रहेगा क्योंकि एम तो कांस्टेंट, मास तो कांस्टेंट रहेगा, पॉजिटिव कांस्टेंट के भी लिखा है मैंने। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसका 1 आएगा, इसका 0 आएगा, ऐसा। लेकिन मुझे क्या चाहिए था? df by dx नेगेटिव, ओमेगा स्क्वायर नेगेटिव होगा, एम नेगेटिव होगा नहीं होगा, तो एक माइनस लिखना पड़ता है। मतलब क्या हुआ? प्रोपोर्शनल तो होगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए ऑब्वियसली ना। इक्वेशन के पास में क्या होगा? एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट का अपोजिट होगा ना, फोर्स डिस्प्लेसमेंट का अपोजिट होगा, करेक्ट? तभी तो वापस आएगा ना, ऑसिलेशंस तो तभी होंगे जब अगर हम इसको फोर्स मतलब डिस्प्लेस इधर कर रहे हैं तो फोर्स इधर लगना चाहिए, ठीक है, और डिस्प्लेस इधर कर रहे हैं तो फोर्स इधर लगना चाहिए, तो इसलिए माइनस रहेगा, इसका ध्यान रखना है। अगर यहाँ पर माइनस नहीं लिखोगे तो ऑसिलेशंस पॉसिबल नहीं होंगे, वहाँ पर मीन पोजीशन होगा ही नहीं उसके आसपास। हम लोग को क्वेश्चंस बहुत सारे ऐसे आएंगे, शुरुआत में नहीं लेकिन आधे से ज्यादा क्वेश्चंस ऐसे ही रहते हैं जिसमें हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि एसएचएम है कि नहीं है, और अगर एसएचएम है तो टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी ऐसे फाइंड करना रहेगा। तो अगर तुम्हें ये सर्टेन करना है कि एसएचएम है कि नहीं है तो इनमें से ही कुछ यूज करेंगे हम लोग उसके लिए, ठीक है? जैसे फोर्स फाइंड करोगे, फोर्स अगर इस तरह के फॉर्म में आ गया जहां पर x0 जीरो भी हो सकता है, मीन पोजीशन तो ओरिजिन पर भी हो सकता है ना? तो अगर फोर्स फाइंड किया तुमने नेट फोर्स, और नेट फोर्स इस तरह का आ गया माइनस कांस्टेंट टाइम्स डिस्प्लेसमेंट, इस तरह का फॉर्म अगर आ गया तो एसएचएम है। तुमने एक्सेलरेशन फाइंड किया और वो इस तरह का आ गया तो एसएचएम है। या डीएफ, कई बार डीएफ बाय डीएक्स फाइंड करते हैं और वो इस तरह का आएगा, मतलब नेगेटिव कांस्टेंट आ जाएगा तो एसएचएम, ठीक है? पॉजिटिव कांस्टेंट आएगा तो नहीं होगा, नेगेटिव कांस्टेंट आ गया तो एसएचएम। तो आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग इसको यूज करेंगे जो बेसिकली डेफिनेशन ही है उसका। If mean position is at origin, क्या होगा? a इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, एक्स नॉट जीरो हो जाएगा, और f कितना आ जाएगा? माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स आ जाएगा। हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a को पहले, बहुत पहले की बात है, ऐसा भी लिखा करते थे हम लोग, है ना? ये भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिखे तो ऐसे चिन्ह, ठीक है? और इसको बड़े लोग इस तरह से लिखते हैं, ठीक है? तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जो एसएचएम को रिप्रेजेंट करता है।
ये हो गया लीनियर। अब अगर मैं एंगुलर एसएचएम लेता हूँ, जैसे ये सिंपल पेंडुलम यूज का एक एग्जांपल है, या पेंडुलम की जगह अगर मैं इसी को एक रॉड लेकर के इस तरह से ऑसिलेट करने के लिए छोड़ दूं, तो ये भी पेंडुलम ही है, जिसको हम सिंपल पेंडुलम कहते हैं। तो किसी तरह का रोटेशनल एसएचएम या एंगुलर एसएचएम हो रहा होगा, तो उसमें हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लेंगे लीनियर डिस्प्लेसमेंट के जगह पर, और यहाँ क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को दो बार डिफरेंशिएट करते हो तो क्या आ जाता है, अल्फा आ जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो फॉर एंगुलर और रोटेशनल एसएचएम क्या होगा, एक्स की जगह थीटा आ जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। या इसको इसमें या इसमें तो किसी फॉर्म में लिख सकते हो, मैं भी लिख देता हूँ इसको। इसको हम यूज करेंगे, लेकिन इस एक डिस्क्लेमर के साथ, दिस इज नॉट एंगुलर वेलोसिटी, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो डी थीटा बाई डी टी नहीं है। जैसे मैंने x के लिए ऐसा इक्वेशन लिखा, थीटा के लिए ऐसा इक्वेशन लिखा, किसी दूसरे क्वांटिटी के लिए जैसे टेम्परेचर, वोल्टेज, करंट, है ना, कुछ भी हो सकता है, हम लोग ऐसा एक इक्वेशन बन सकता है किसी सिचुएशन। तो अगर ऐसा इक्वेशन आ जाता है, जैसे Q आपका टेम्परेचर होगा मान लो, तो d स्क्वायर कैपिटल T अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर कैपिटल T इज इक्वल टू 0, ये आ गया। कुछ सिचुएशन दिया हो तो सॉल्व करके ऐसा आ गया, तो हम कहेंगे कि टेम्परेचर वेरीज सिंपल हार्मोनिक। और उसके लिए सॉल्यूशन हम लोग जो भी इस चैप्टर में करने वाले हैं वही कॉपी पेस्ट करेंगे, ठीक है। जैसे अभी x के लिए जो सॉल्यूशन आएगा इस चैप्टर में इस इक्वेशन से, उसके जगह t डाल देंगे और बोलेंगे ये सॉल्यूशन होगा। हम हर चैप्टर में अलग अलग सॉल्व नहीं करने वाले हैं। तो हम लोग इसी पढ़ते हैं, अल्टरनेटिव करंट जो है जो घर में यूज करते हैं वो सिंपल हार्मोनिक वोल्टेज है, सिंपल हार्मोनिक करंट होता है। तो उसमें वैसा इक्वेशन बन सकता है, टी स्क्वायर वोल्टेज के लिए v लिखोगे तो टी स्क्वायर v बाय dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर t इक्वल टू, ठीक है। उसमें ओमेगा कितना होता है, 100 पाई होता है। हाउस होल्ड घर में आ रहे इंडिया में फैक्ट 100 पाई होता है। तो किसी दूसरे चैप्टर्स में हम लोग पढ़ेंगे तो ऐसा इक्वेशन आएगा, दो तीन बार और आएगा अलग अलग चैप्टर में, कभी करंट के लिए, कभी चार्ज के लिए, कभी वोल्टेज के लिए, कभी टेम्परेचर के लिए। हम सेम सॉल्यूशन लोग इस चैप्टर में सीखते हैं और यूज करते हैं। आ सकता है ना, अगर ऐसा सिचुएशन कुछ दे देंगे, प्रॉब्लम स्टेटमेंट कुछ इसमें आ जाएगा, ऐसे इक्वेशन आ गया क्या करोगे। तो जो ग्राफ होगा टेम्परेचर का वो साइन का फंक्शन बन जाएगा।
एसी करंट ऐसे इंजन करता होगा तो टाइम वेस्ट इसलिए तो टेम्परेचर भी टेक्निकली उसके साथ नहीं देखो अपन तो नहीं आता तो किसी दूसरी सिचुएशन में ऐसा कोई सिलेबस के अंदर ऐसा कोई टेम्परेचर नहीं है हमारे बट कोई प्रॉब्लम में ऐसा आ सकता है हमारा क्वांटिटी ओमेगा एक कांस्टेंट होता है अभी तक क्या लिखा है ओमेगा इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट को कोई नाम नहीं है नाम देंगे थोड़ी देर बट वो एंगुलर वेलोसिटी नहीं है ये ध्यान रखना है अब डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं वेलोसिटी का यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मैं ये से शुरू करता हूँ मैं मान रहा हूँ कि मीन पोजीशन पर ही मतलब मीन पोजीशन ओरिजिन पर ही है ऐसा मैं मान रहा हूँ और यहाँ से शुरू करता हूँ तो वेलोसिटी की बात करते हैं टाइम के साथ तो नहीं कर पाएंगे लेकिन जितना हो सकता है करते हैं तो a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स और इसको इससे हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है और ये काम हम काइनेमेटिक्स में कर चुके हैं बताओ कैसे करें तो v dv by dx लिखेंगे इसको ओमेगा कांस्टेंट ही है तो इस तरह से इंटीग्रेट करेंगे वेलोसिटी में 0 मान रहा हूँ पहले और बाद में कुछ भी हो जाएगी इसके साथ क्या करें x का लिमिट क्या रखें It's not हाँ तो वेलोसिटी जहाँ 0 है वहाँ रखना वो रखना पड़ेगा मुझे वेलोसिटी कहाँ 0 है कहाँ 0 है वेलोसिटी नहीं होती डेफिनेटली नहीं होगी कुछ तो 0 होगी तो कहीं जाएगी नहीं है ना बात हुई है थोड़ी देर पहले ना वेलोसिटी कहाँ 0 हो गई एक्सट्रीम पर बाय डेफिनेशन क्योंकि एक्सट्रीम का मतलब ये है कि वहीं तक जाना है तो रुकेगा वहाँ तो यूजुअली जो हम यूज करते हैं इस तरह से कहाँ लिखते हैं यहाँ लिखते हैं मान लो ये तुम्हारा एक्सिस जिसमें एसएचएम हो रहा है वाई एक्सिस में भी हो सकता है जेड में भी हो सकता है किसी भी तरफ हो सकता है तो ऐसा एक एसएचएम हो रहा है उसमें बीच में क्या होगा एसएचएम में हमेशा मेन पोजीशन बीच में रहेगा सेंटर में रहेगा दोनों एंड पॉइंट्स के एक्सट्रीम पॉइंट्स तो ये मेन पोजीशन है और मैं जब लेके चल रहा हूँ क्या है यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू क्या है 0 मेन पोजीशन है ना ऑरिजिन यहाँ पर क्या होगा तो ये नेगेटिव एक्सट्रीम है तो यहाँ पर हम मान लेते हैं एक्स इज इक्वल टू माइनस ए और यहाँ कितना हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू प्लस ए ठीक है तो प्लस ए एक एक्सट्रीम हो गया माइनस ए एक एक्सट्रीम हो गया ठीक है ये मैंने माना है प्लस ए एक एक्सट्रीम है माइनस ए एक एक्सट्रीम है यहाँ वेलोसिटी 0 होगी यहाँ वेलोसिटी 0 तो दोनों में से कोई भी यहाँ रख सकते हैं वेलोसिटी 0 वाले पॉइंट चाहिए ना तो क्या रखूं दोनों में से हाँ ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि तुम्हें पता चल रहा होगा कि x dx का इंटीग्रल x स्क्वायर आएगा है ना तो कोई भी रखो तो बराबर ही बात है ठीक है तो क्या रखो ये रख लेते या प्लस माइनस से दोनों रख लो क्या फर्क पड़ता है ठीक है अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं तो इधर क्या आएगा v स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 पुट करोगे तो और यहाँ क्या आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस ए पुट करोगे तो क्या आएगा ए स्क्वायर बाई 2 ये फॉर्मूला है वेलोसिटी का पोजीशन के साथ या डिस्प्लेसमेंट के साथ इसमें ए कांस्टेंट रहेगा किसी एक गिवन एसएचएम में एक्सट्रीम पोजीशन बदलना नहीं कांस्टेंट बी पोजीशन भी नहीं बदलेगा एक्सट्रीम पोजीशन भी नहीं बदलेगा
तो ए और ओमेगा कांस्टेंट्स हैं इसमें, बी और एक्स पर डिपेंड करते हैं, बी एक्स पर डिपेंड करता है। एक वैल्यू एक्स की अगर लेते हो तो उसके लिए बी की कितनी वैल्यू आती है? दो वैल्यू आएगी स्क्वायर ना। क्या ये जस्टिफाइड है? एक पोजीशन पर दो वेलोसिटी पॉसिबल है, दो पोजीशन पर एक वेलोसिटी भी आ रहा है, यस वो भी आ रहा है। एक पोजीशन पर दो वेलोसिटी भी आ रहा है और दो पोजीशन पर एक वेलोसिटी भी आ रहा है, क्योंकि v की कोई वैल्यू रखोगे तो भी x की भी दो वैल्यू दी जाएगी, है ना। तो यहाँ पर जस्टिफाइड है। हाँ, प्लस माइनस ही तो आ रहा है ना बस। तो जब यहाँ पर है वो पार्टिकल तो एक बार इधर भी जाएगा और एक बार वापस भी तो आएगा ना। तो एक पोजीशन पर दो दो बार आएगा ना वो पार्टिकल, है ना, और दोनों बार में उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन अपोजिट रहेगा। जस्टिफाइड है, दो वैल्यूज आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं। और सिमिलरली ऐसी ही बराबर वेलोसिटी इधर भी होगी एक बार, इसलिए दो पोजीशन पर बराबर वेलोसिटी में जस्टिफाइड है। उसमें क्या होगा, x बस प्लस माइनस रहेगा, जितना इधर है उतना ही पीछे रहेगा। अब यहाँ से ये बता सकते हो कि v और x का ग्राफ, v वर्सेस x ग्राफ अगर बनाए तो क्या शेप देगा? एलिप्टिकल होगा। से डिवाइड करते हैं। नहीं नहीं, 20 पर से डिवाइड करो, एलिप्टिकल का लेफ्ट साइड में लेके आ जाओ और उसके बाद ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर से सबको डिवाइड करो। तो यहाँ से अगर देखोगे ये फॉर्मूला तो वही है, याद वही रखना, लेकिन v स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बाय a स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ऐसा इक्वेशन बन रहा है। ये किसका इक्वेशन होता है? ठीक है, तो v वर्सेस x ग्राफ क्या होगा? एलिप्टिकल होगा। और उसमें देखो तो सेंटर ओरिजिन पर होगा, और क्या होगा, x इंटरसेप्ट कितना होगा? a होगा, और v इंटरसेप्ट कितना होगा? ओमेगा a। ठीक है, मैं एक और काम कर सकता हूँ। अब a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स था, तो x की वैल्यू उसमें से, इसमें से x की वैल्यू क्या रखोगे? a बाय माइनस ओमेगा स्क्वायर, या पुट कर दो, उससे क्या आ जाता है?
इसी में कर देता हूँ। क्या आएगा ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर सॉरी बी स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जगह क्या पुट करेंगे ए स्क्वायर अपॉन कितना ओमेगा रेज़ टू पावर 4 हो जाएगा ना, स्क्वायर अगर कर रहे हैं ए स्क्वायर क्या ऐसा होगा, करो सही लिखा है, यहाँ से एक्स पुट करना है इसमें। सही है ना, तो ये कैसा इक्वेशन हो गया, ये हो गया वेलोसिटी वर्सेस एक्सेलरेशन का इक्वेशन, या उल्टा करके लिखोगे तो एक्सेलरेशन वर्सेस वेलोसिटी का इक्वेशन। तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी का इक्वेशन कैसा दिखाई दे रहा है, इलिप्टिकल है ना, क्या ये सर्कुलर हो सकता है, अगर ओमेगा 1 हो जाता है तो सर्कुलर हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी वैसे ही है ना। अब बताओ ए वर्सेस एक्स ग्राफ कैसा होगा, कैसा होगा, इतना सोचना पड़ेगा क्या, इधर लिखा हुआ है इक्वेशन क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन नेगेटिव स्लोप माइनस ओमेगा स्क्वायर स्लोप होगा उसका। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे इसकी तरफ, डिस्प्लेसमेंट एक्स की तरफ। तो अब मैं इसमें से चलूंगा, ये जो इक्वेशन आया था यहाँ पर इसमें से एक सॉल्यूशन ले रहा हूँ, v इज इक्वल टू प्लस वाला ले रहा हूँ, प्लस ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस वाला भी ले सकते हैं। अब यहाँ से कैसे आगे बढ़े, वेलोसिटी है और डिस्प्लेसमेंट है, तो क्या लिखोगे आगे इंटीग्रेट करने के पहले, dx by dt, तो x वाले वेरिएबल्स को एक साइड में रख लेते हैं, ऐसा हो जाएगा, ओमेगा कांस्टेंट है इसमें से, लिमिट्स रखना है, कहां से कहां तक लिमिट रखूं, टाइम 0 ही रख लेता हूं, लेकिन जब टाइम 0 है उस समय x कितना होगा पता नहीं ना, कहां से स्टार्ट होती क्या पता, मैंने कब देखना स्लो मोशन हो रहा था, अब मैंने कब अपनी घड़ी स्टार्ट की स्टॉप वॉच पता नहीं, उस समय कहाँ होगा क्या पता, तो कोई भी एक पोजीशन रख लेते हैं, क्या पोजीशन रख लो, x क्या x नॉट इन्हीं पोजीशन के लिए यूज कर चुका हूं तो कंफ्यूजन नहीं है, x डैश रख लेते हैं, ठीक है, एक ही बार यूज कर रहा हूं मैं इसको, उसका यूज ऐसे भी नहीं करना। तो अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, RHS का इंटीग्रेशन तो मुझे पता है, LHS का क्या होगा, हाँ मैंने देखा भी था क्या आएगा, साइन इनवर्स x बाई a होता है उसका इंटीग्रल, तो जब x पुट करोगे तो क्या आएगा x बाई a माइनस फिर x डैश पे पुट करना पड़ेगा,
ऐसा है। इसमें से ये कांस्टेंट ही रहेगा ना, ये तो नहीं बदलेगा, ये इनिशियल पोजीशन था। तो इसको इतना बड़ा लिखने की जगह क्या कर देते हैं, छोटा कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं दूसरे कांस्टेंट से। यहाँ पर मैंने ये किसको लिख दिया, इसको रख दिया। अब इसको इधर लेके आ जाओ। फिर साइन इधर लगा दो, तो क्या जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम का इस तरह का फंक्शन है। इसका ग्राफ साइन का ग्राफ है। इसके बाद क्या कर सकते हो, तो इसके बाद वेलोसिटी भी टाइम के फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग, और एक्सेलरेशन भी टाइम के फंक्शन में लिख सकते हैं। तो फॉर एन एसएचएल हम लोग लिख सकते हैं एक साथ x इज इक्वल टू कितना, a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, b कितना होगा, dx बाई dt, तो कितना आएगा, a साइन का क्या होगा, cos ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट, और कुछ चेन रूल, तो इसका ओमेगा बाहर आएगा, टी का 1 इसका 0, और एक्सेलरेशन का क्या होगा, डी बाई डी टी कितना आएगा। वैसे एक्सेलरेशन के लिए ये करने की जरूरत नहीं है, इसमें एक्सपोर्ट कर देना है वाला आ जाएगा। तो क्या करना है, ए ओमेगा, और कॉस का क्या होता है, माइनस साइन होता है, ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट, और एक और ओमेगा आएगा, ठीक है। तो ये तीनों टाइम के फंक्शन के फॉर्म में अगर है, तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन इस तरह से रहेगा।
इंटीग्रल आया कैसे, ये वाला किसी को पता है? मैंने बताया था कि बताया था पहले, ये वाला इंटीग्रेशन बताया कि नहीं? इंटीग्रेशन के टाइम इस इंटीग्रेशन के लिए हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है ऐसा x इज इक्वल टू a sin थीटा, ठीक है, ऐसा सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। ऐसा क्यों किया? क्योंकि इससे ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। नीचे क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, मतलब a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर a cos थीटा, ठीक है। तो जो भी इतना सारा दिख रहा था वो सिंप्लीफाई हो जाएगा। लेकिन फिर ऊपर क्या आ जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करो तो क्या आएगा, dx इज इक्वल टू a cos थीटा और d थीटा। तो dx की जगह पुट कर दो ऊपर a cos थीटा d थीटा डिवाइडेड बाय नीचे क्या आएगा, a cos थीटा, सब कट गया, क्या बचा d थीटा। इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, थीटा प्लस c, थीटा कितना होगा इसी से फाइंड करना है। तो sin थीटा कितना है x बाय a, थीटा कितना हुआ sin इनवर्स x बाय a। और अगर यही माइनस बाहर ले लेता मैं तो मैं क्या करता, a sin थीटा की जगह a cos थीटा कर देता, उसके डेरिवेटिव से एक और माइनस आता, वो माइनस माइनस चला जाता, है ना। तो तुम टाइम पीरियड कैसे डिफाइन करते हैं, तो बचपन से डिफाइन करते रहे हो। करेक्ट, कैसे फाइंड करते हैं इसको, तुम लोगों ने पढ़ा है पीरियोडिक फंक्शन, उसी को यूज करना है। पीरियोडिक फंक्शन हमारा ये क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है ना। तो x इज इक्वल टू क्या है, a sin ओमेगा t प्लस फाई नॉट।
मैं कह रहा हूँ कि एक कुछ टाइम ऐड करेंगे इसमें, एक टाइम पीरियड के बराबर टाइम ऐड करेंगे तो एक्स की वैल्यू सेम आ जाएगी। यही है मेरा आर्गुमेंट। पीरियोडिक का मतलब यही हुआ कि एक फिक्स टाइम है, इसमें टाइम के साथ ऐड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, एक्स सेम आ जाएगा। तो मैंने ऐड कर दिया, टाइम में कुछ ऐड कर दिया मैंने। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर ये टाइम पीरियड है तो एक्स की वैल्यू सेम आ जाएगी। तुम लोगों ने पीरियोडिक फंक्शन पढ़ा है, तो इसमें साइन ही तो फंक्शन है। साइन का पीरियड कितना होता है? साइन का पीरियड कितना? 2 पाई। साइन का पीरियड 2 पाई। इससे कितना दिख रहा है, जो इक्वेशन मैंने बनाया उससे कितना दिखाई दे रहा है पीरियड? कितना हम जब कर पा रहे हैं? दोनों में कितना डिफरेंस है? ओमेगा इंटू टी का डिफरेंस है। सबट्रैक्ट करो, दिस माइनस दिस, है ना? तो डिफरेंस जो भी दिख रहा है वो कितना हो जाना चाहिए, एक पीरियड ऑफ द फंक्शन के बराबर हो जाना चाहिए ना। पीरियड ऑफ द फंक्शन कितना है? 2 पाई। तो यहाँ से टाइम पीरियड कितना आया? 2 पाई बाय ओमेगा। ठीक है, इसको याद रखना है। वैसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भी यही आता है। मैंने यहाँ से लिया है, तुम लोगों ने पता नहीं कैसे पढ़ा होगा। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस पीरियड ऑफ फंक्शन को कैसे डिनोट करते थे? कुछ लिखते होगे ना सर? क्या लिखते थे? एक्स प्लस कैपिटल टी लिखते थे उसमें मैथ्स में। अरे ठीक है, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ उसको, क्या लिखते थे मैं पूछ रहा हूँ। बस टी ही लिखते थे, मैं लिख देता हूँ। तो इसमें अगर ऐसा एक इक्वेशन है, इसका क्या मतलब हुआ? पीरियड ऑफ एफ इज टी, यही हुआ ना। पीरियड ऑफ एफ कितना है? टी के बराबर है। तो उसी तरह से यहाँ देखो, क्या आर्गुमेंट्स का जो डिफरेंस है वही तो पीरियड हो जाएगा। तो यहाँ पर उसी तरह से इस आर्गुमेंट और इस आर्गुमेंट का जो डिफरेंस है वो पीरियड के बराबर आ जाएगा। लेकिन साइन का पीरियड 2 पाई। अगर ये फंक्शन साइन स्क्वायर होता तो पीरियड क्या आता? अगर यहाँ साइन स्क्वायर होता तो यहाँ पीरियड पाई होता, और पाई होता तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला बदल जाता, पाई बाय ओमेगा। नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम, ऐसे करते हैं ना फ्रीक्वेंसी। या नंबर ऑफ पीरियोडिक मोशंस पर यूनिट टाइम, इसको कैसे डिफाइन करेंगे? फ्रीक्वेंसी को किस लेटर से डिनोट करते हो? इससे ये करना है, उसी से करना है, न्यू है। ठीक है, तो न्यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1 बाय टाइम पीरियड। ऐसे ही आता है हमेशा। और 1 बाय टाइम पीरियड का मतलब क्या आएगा? ओमेगा बाय 2 पाई। मतलब देखो ओमेगा फाइनली कहाँ कहाँ यूज हो रहा है। तीसरा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो ये जो ओमेगा है, जो कि कितना आ जाएगा? 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी के बराबर आ जाएगा। इसी को अब हम नाम दे देते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इसका यूनिट रेडियन पर सेकंड की होगा। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट सेम है, लेकिन दोनों डिफरेंट क्वांटिटीज हैं।
फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है? पर सेकेंड या हर्ट्ज। इसका यूनिट होता है पर सेकेंड और हर्ट्ज। इसका यूनिट रेडियन पर सेकेंड होगा, तो पर सेकेंड या हर्ट्ज नहीं लिखना है। फोर्थ, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को कैसे डिफाइन करते हैं? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, ऐसा लिख सकते हो, या डिस्टेंस बिटवीन मीन एंड एक्सट्रीम पोजीशंस, ऐसे भी लिख सकते हो। एम्पलीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होगा, और क्योंकि यहाँ पर लीनियर मोशन ही ले रहे हैं इसलिए डिस्टेंस यूज कर सकते हैं बिटवीन मीन एंड एक्सट्रीम पोजीशंस। तो इस केस में कौन सा एम्पलीट्यूड है? x। मीन कहां पर है? मीन कहां पर है? मीन कैसे ढूंढते हो? अरे उससे थोड़ी में इनपुट फर्क पड़ता है। मीन का मतलब क्या हुआ? जहां पर फोर्स जीरो होगा, फोर्स जीरो होगा तो एक्सेलरेशन भी जीरो, ये जीरो होगा। ये जीरो कहां पर होगा? जहां पर ये जीरो है ना, और अगर ये जीरो है तो ये भी जीरो, ये जीरो है तो ये भी जीरो है ना, करेक्ट? या वैसे भी हमने स्टार्ट ही किया था x इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से, तो जहाँ ये जीरो है वहाँ पे ये जीरो, तो मतलब, और उसके पहले भी लिखते समय बताया था कि मेन पोजीशन कहाँ है? ओरिजिन पर है, x इज इक्वल टू 0 ही मेन पोजीशन है, तो लेके ही चले थे, वहीं से स्टार्ट ही किया था। तो इसमें मेन पोजीशन कहाँ है? x इज इक्वल टू 0। एक्सट्रीम पोजीशन कहाँ होगा? एक्सट्रीम पोजीशन मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू, पॉजिटिव, मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू ए, साइन तो 1 ही होगा ना मैक्सिमम, तो 0 से a के बीच का जो डिस्टेंस है वो एम्पलीट्यूड, तो a ही एम्पलीट्यूड। किसी दूसरे सिचुएशन में जब मीन फाइंड करोगे, एक्सट्रीम फाइंड करोगे, मीन फाइंड करने के लिए क्या इक्वेशन? फोर्स 0 या एक्सेलरेशन 0। एक्सट्रीम फाइंड करने के लिए क्या इक्वेशन? या मीन के लिए एक और इक्वेशन बन सकता है, पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम। एक्सट्रीम पोजीशन के लिए क्या इक्वेशन बनेगा? कैसे फाइंड करोगे? इससे काइनेटिक एनर्जी से करेंगे, काइनेटिक एनर्जी 0,
वेलोसिटी जीरो, स्पीड इज जीरो, काइनेटिक एनर्जी जीरो, ये सब यूज करके हम स्ट्रिंग फाइंड करेंगे। और एक बार मीन और एक्सट्रीम मिल गए उसके बाद दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा लीनियर डिस्टेंस में एम्पलीट्यूड। फिफ्थ में क्या यूज करना है, फेज, फेज डिफाइन करते हैं। तो इसको जो हम लोग 11th 12th में पढ़ सकते हैं उसके अकॉर्डिंग डेफिनेशन इसका ठीक नहीं है, क्या करें, करना पड़ता है। तो फंक्शन ही लिख देता हूँ, इन x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट जो भी लिखा था मैंने, उसमें ये जो एक्सप्रेशन है जो साइन के अंदर आ रहा है एंगल, पूरा एंगल, जिसको हम कहते हैं फेज। कॉस रहेगा तो भी वही आएगा, कॉस में डेफिनेशन नहीं बदलेगा, तो साइन का मतलब कॉस भी इसमें इंक्लूडेड है। ओमेगा टी प्लस फाइव, इसको हम कहते हैं फेज। अब वो कैपिटल फाइव का कैपिटल, स्मॉल जब मैं गलत लिखता हूँ, स्मॉल वाला कैसा होता है पता है ना, ऐसा होता है, ये जो स्मॉल फाइव और इसका कैपिटल फाइव ऐसा होता है। वैसे ही स्मॉल थीटा ऐसा होता है, कैपिटल थीटा ऐसा होता है। सभी ऐसे नहीं है, कुछ अच्छे भी, जैसे स्मॉल टाउ ऐसा होता है, कैपिटल टाउ ऐसा होता है। स्मॉल अल्फा ऐसा होता है, कैपिटल अल्फा ऐसा होता है। कुछ अच्छे भी हैं। बीटा भी ऐसे सिंपल होता है, बीटा भी बिल्कुल भी ऐसा होता है, कैपिटल भी ऐसा होता है। गामा खतरनाक, कैपिटल गामा ऐसा होता है। कैपिटल डेल्टा तो सब लोग जानते हैं, ये कैपिटल डेल्टा है। ठीक है, तो ये हो गया फेस, और इसमें जो कांस्टेंट है ये वाला, उसको हम कहते हैं फेज कांस्टेंट। The value of phase at t is equal to 0 is called phase constant। मतलब phi नॉट जो आ रहा है उसको हम फेज कांस्टेंट कह रहे हैं।
अभी जो फेज वर्ड है एग्जैक्टली कहाँ से आया है, तो हम लोग मैथ्स में कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, इसको कहते हैं फेजर। इसको थोड़ा सा हम लोग यूज करेंगे अभी। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साथ डील कर रहे हो, जैसे मान लो कोई भी दो फंक्शंस हैं ट्रिग्नोमेट्रिक, a1 साइन, कोई भी एंगल ले लेते हैं, क्या ले लूं, पाई बाय 3 ले लिया, और एक और ले लिया a2 कॉस, ये साइन ही रखते हैं सिंपल, ठीक है, साइन पाई बाय a1 साइन पाई बाय 2 को हम एक सर्कल पर दिखा सकते हैं जिसका रेडियस क्या है, a1 है, और ये एंगल पाई बाय 3 है, और जो वैल्यू आएगी इसकी वो इतनी आ जाएगी, ये वैल्यू होगी इसकी, हो गया, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो इसको दिखाने के लिए मैं एक और इस तरह का वेक्टर जैसा कुछ ड्रॉ कर सकता हूं जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, a2, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड, एक और सर्कल बनाना पड़ेगा ऐसा, a2 मैग्नीट्यूड का, ठीक है। और ये कितने एंगल पर हो जाएगा एक्स एक्सिस से, पाई बाय 2, तो यही इसकी वैल्यू हो जाएगी क्या। दोनों को अगर ऐड करना हो तो मैं इसके दोनों के y कंपोनेंट्स को ऐड कर दूं तो काम हो जाएगा, है ना। अब मान लो इसी में ये वेरिएबल हो जाता है, अब तो इसके टाइम के अलग अलग वैल्यूज के लिए अलग अलग वैल्यू देगा इस लाइन पर, y एक्सिस पर, है ना। जैसे जब ये 0 होगा तो ये वेक्टर यहाँ पर होगा, उसका प्रोजेक्शन यहाँ आ जाएगा y एक्सिस पर। अगर t को 1 रख लेते हैं तो यहाँ आ गया, t को 2 कर दोगे तो कहाँ चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, मतलब इससे ये पर आ जाएगा, करेक्ट। t को 3 कर दोगे यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा, प्रोजेक्शन y एक्सिस पर, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन का मतलब इसके ऊपर प्रोजेक्शन, अगर मैंने यहाँ कॉस लिया होता तो इसके ऊपर प्रोजेक्शन लेगा, कॉस का मतलब क्या होगा, इसका कॉस पाई बाय 3 इधर आएगा, इतना बड़ा। तो किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम लोग फेजर से डिनोट कर सकते हैं, और अगर मैं इन दोनों को ऐड भी करना चाहूं तो मैं क्या कर सकता हूं, इन दोनों को ऐड करने के लिए क्या करूंगा, इन दोनों के y कोऑर्डिनेट कंपोनेंट्स को इंटीग्रली ऐड करूंगा डायरेक्टली, तो आ जाएगा एडिशन करके, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साथ डील करने के लिए, और खास करके अगर वेरिएबल कुछ यहाँ पर एंगल आ जाता है, उसके साथ डील करने के लिए एक अच्छा टूल माना जाता है, उसको कहते हैं फेजर। फेजर का मतलब होता है रोटेटिंग वेक्टर, ठीक है। तो ये हर सेंस में एक वेक्टर ही है, उसके साथ क्या हो रहा है, ये रोटेट भी हो रहा है, और ये जो एंगल है ये क्या है, इसको क्या कहेंगे, एक्स एक्सिस के साथ जो भी एंगल बना रहा है फेजर, उसको हम कहेंगे फेज एंगल। फेजर का एंगल विथ एक्स एक्सिस इज फेज एंगल, ठीक है। तो वहीं से नाम आया, इसको हम फेज क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये फेजर का एंगल है विथ एक्स एक्सिस। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, उसके साथ बाकी कुछ जो भी ऑपरेशंस हैं करना इजी हो जाता है अगर हम इस मेथड से, फेजर्स के मेथड से काम करें, ठीक है। तो हम इसको यूज करेंगे, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, ठीक है। एडिशन के समय में जब हम दो एसएचएम को ऐड करेंगे उसमें तो जरूर यूज करेंगे, और उसके अलावा भी थोड़ा सा हम एप्लीकेशन देखेंगे। तो जो फेज हम लिख रहे हैं इसको, वो सिर्फ इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इसको अगर हम फेजर से डिनोट करना चाहें तो एंगल वही आएगा, फेज एंगल, फेजर का एंगल वही आएगा, फेजर का एंगल ही फेज एंगल कहलाता है। ये लिखना जरूरी नहीं है अभी, ठीक है, मतलब लोग फेजर बाद में यूज करेंगे, इस समय थोड़ा सा लिख लेना, अभी तो कुछ बताया नहीं मैंने, बस ओरली कुछ बता दिया। अब हम लोग ग्राफ बनाते हैं तीनों का, एक्स बी और ए का, क्या क्या था, तो मैं x ले लेता हूँ कितना, a साइन ओमेगा t, और ग्राफ अच्छा बने इसके लिए फाई नॉट को 0 ले लेता हूँ, ठीक है। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a ओमेगा cos
ओमेगा टी, ए कितना है माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, इनके ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। यहाँ कितना होगा 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 और 2 पाई, ये ओमेगा टी की वैल्यू। अब इसमें कॉन्सेप्ट होता है लीड और लैग का। तो अगर मैं इन दोनों में से कंपेयर करूं, फर्स्ट दो ग्राफ्स, फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों में से कौन लीड कर रहा है, कौन आगे चल रहा है? सेकंड वाला आगे चल रहा है। गुड। हम कहेंगे वी लीड्स एक्स बाय कितना कितना डिफरेंस है, फेज डिफरेंस है पाई बाय 2। और उसी तरह से इन दोनों में कौन लीड कर रहा है? बी और ए में ए लीड कर रहा है। कितने से? पाई बाय 2 से। ये इन दोनों में पाई बाय 2 का ही डिफरेंस है। ये पॉइंट यहाँ आ रहा है, ऐसा पॉइंट यहाँ आ रहा है ना इसमें। ये इसके बाद तो ग्राफ सेम ही है ना, इसके बाद में ग्राफ ये और ये बराबर ही है।
तो ये पॉइंट यहाँ आ रहा है, पाई बाय 2 का डिफरेंस। कौन लीड कर रहा है? ए लीड कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट दोनों को अगर कंपेयर करें तो इसमें पहले आ रहा है। ठीक है, तो एक्स लीड्स, देखो लीड लैग के लिए ध्यान रखना जरूरी है कि ग्राफ टाइम के रिस्पेक्ट में होना चाहिए। उसके बाद जो पहले स्टार्ट हो रहा है, जैसे इन दोनों में से देखो कोई भी एक पॉइंट को कंपेयर कर सकते हो, करेस्पॉन्डिंग पॉइंट को। जैसे इनका इसका पीक और इसका पीक कंपेयर करो, इसका पीक पहले आ गया तो ये लीड कर रहा है। कितना पहले आ गया? इसका यहाँ आ रहा है और इसका यहाँ आ रहा है, पाई बाय 2। ठीक है, तो ये लीड कर रहा है पाई बाय 2 से। इसमें पीक्स, यहाँ पर पीक है ही नहीं, तो मैं इसको कंपेयर कर सकता हूँ वैल्यूज को, है ना। तो ये दोनों पॉइंट्स, तो इन दोनों में से पहले किस में आ गया? इसमें पहले आ गया, इसमें यहाँ आ रहा है, ऊपर वाले में, नीचे वाले में यहाँ ही आ गया वैल्यू, है ना। तो ये लीड कर रहा है। कितने से लीड कर रहा है? कितना डिफरेंस दिखाई दे रहा है? इतना, पाई बाय 2 का। ठीक है, कोई भी पॉइंट, जैसे इसको कंपेयर कर सकते हो, कोई भी करेस्पॉन्डिंग पॉइंट कंपेयर कर सकते हो, इसको भी कंपेयर कर सकते हो। यहाँ देखो, अगर पीक कंपेयर करोगे तो यहाँ करना पड़ेगा, यहाँ नहीं कर सकते हम पीक कंपेयर। ठीक है, क्योंकि पास वाला पीक कंपेयर करना होता है, ये ध्यान रखना है। जैसे इसका पीक और इसका पीक अगर कंपेयर करना चाहोगे तो ये कर सकते हो या फिर ये कर सकते हो। पास कौन सा है? ये वाला, तो ये कंपेयर करना है, ये नहीं करना। ठीक है, तो एक्स लीड्स v बाय कितना? पाई बाय 2। और ये पाई बाय 2 क्या है? फेज डिफरेंस है, तो ऐसा भी लिख सकते हैं, x लीड्स v बाय फेज डिफरेंस ऑफ पाई बाय 2। ठीक है, सिमिलरली a लीड्स v, a लीड्स, उल्टा कर दिया ना मैंने, v लीड्स x का, a लीड्स v बाय पाई बाय 2। और अगर a और x में कंपेयर करें तो पाई का फेज डिफरेंस है, तो लीड की लैग, कौन लीड कौन लैग फिर नहीं बता सकते, तो इसलिए हम ऐसा लिखते हैं a एंड x आर आउट ऑफ फेज। बस इतना लिखोगे तो चल जाता है, पाई पर पाई समझा जाता है। सिर्फ इतना लिखोगे तो पाई समझा जाता है, अगर मेंशन नहीं करते हो तो। बट मेंशन कर लो तो अच्छी बात। इनको फेजर से दिखाते हैं। अगर हम लोग फेजर मतलब वही बताया था ना कि इस मैग्नीट्यूड का एक वेक्टर लिखना है जो एक्स एक्सिस के साथ इतना एंगल बना रहा होगा, है ना। तो इस एम्पलीट्यूड का वेक्टर t इज इक्वल टू 0 पर मैं तीनों को दिखा रहा हूँ। तीनों को कहाँ दिखा रहा हूँ? t इज इक्वल टू 0। और फेजर कंपेयर करने के लिए जरूरी है कि मैं सबका साइन, मतलब फंक्शन जो है वो सेम रखूं, साइन कॉस नहीं, सबको साइन बनाना है, सबको कॉस। ठीक है, और यहाँ पर भी सबका साइन पॉजिटिव। तो इसको अंदर लेने के लिए मुझे यहाँ पर ओमेगा टी प्लस पाई लेना पड़ेगा साइन ओमेगा टी प्लस पाई इज इक्वल टू माइनस साइन ओमेगा टी होता है ना। तो यहाँ से माइनस हटाना है तो यहाँ क्या करना पड़ेगा? ओमेगा टी प्लस पाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक हो गया साइन ओमेगा टी, दूसरा है इसको साइन बनाना है तो क्या करोगे? साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, और इसको क्या बना सकते हो? ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस पाई।
फेजर से अगर डिनोट करते हो तो फर्स्ट वाले को कहाँ ड्रॉ करोगे? जीरो एंगल पर, जीरो फेज होगा ना, टी इज इक्वल टू जीरो पर ये ड्रॉ कर रहा हूँ सबको। तो फर्स्ट वाले में जीरो फेज है, दूसरे में कितना फेज आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा ना। इसमें टी को जीरो पुट करो, क्या आएगा? इसमें टी को जीरो पुट करो, क्या आएगा? और तुम्हारा यूनिट सर्कल पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री के स्टार्ट में, तो तुम्हारा जो ये एंगल होता है किधर घूमता है? एंटी क्लॉकवाइज घूमता है ना। जीरो एंगल इधर होता है, π/2 इधर होता है, पाई इधर होता है, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे होता है, एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। तो ये तुम्हारा x का था, ये v का था, ये a का था, दोनों में से कंपेयर करो कौन आगे? कौन आगे? इन दोनों में से ये आगे है ना। यहाँ से स्टार्ट करेंगे ना, एक्सिस यहाँ पर एंगल जीरो था, तो ये जीरो पर है, ये π/2 पर है, और ये कहाँ पर है? पाई पर है। इन दोनों में कंपेयर करो कौन आगे? ये आगे है। मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये आगे है, इन दोनों में कंपेयर करके। अगर इधर से देखूं तो, है ना, इधर से देखूंगा तो ये यहाँ है, ये 3π/2 ट्रैवल करके इधर आएगा, मतलब ये पीछे हो गया ना। लेकिन अगर मैं इधर से देखूं तो ये पीछे है, यहाँ आएगा तो ये आएगा। कौन सा लॉजिकल लगता है? छोटा एंगल की बड़ा एंगल दिखाना है? छोटा एंगल, इसलिए हमेशा पास वाले को कंपेयर करना है। दूर वाले को कंपेयर करोगे तो ऐसा ही हो जाएगा कि इधर से पीछे से जाके बता रहे हो कि आगे, है ना। ठीक है। और अगर इन दोनों में कंपेयर करोगे तो फिर नहीं बता पाओगे कि कौन आगे, करेक्ट। तो इसलिए इन दोनों में हम लीनियर लैग यूज नहीं करते हैं। तो जब भी पाई का फेज डिफरेंस होगा, लीनियर लैग वर्ड यूज नहीं करना है, सिर्फ बोलेंगे फेज डिफरेंस ऑफ पाई। ठीक है। लेकिन अगर पाई के अलावा कोई भी एंगल है तो एक एंगल छोटा होगा, एक एंगल बड़ा होगा। छोटे एंगल के थ्रू देखना है कौन सा आगे, है ना। तो छोटे एंगल के थ्रू देखोगे तो इन दोनों में से कौन आगे हुआ है? ये यहाँ है, ये π/2 ट्रैवल करेगा तो यहाँ पहुंचेगा, मतलब ये आगे है, ये पहले पहुंचा हुआ है। तो दिस लीड्स दिस बाय π/2 एंड दिस लीड्स दिस बाय π/2, क्योंकि ये यहाँ से π/2 और चलेगा तो यहाँ पहुंचेगा। ठीक है। और इन दोनों में फेज डिफरेंस ऑफ पाई। यूज किया मैंने ये वाला cos ओमेगा टी को क्या लिखा? sin ओमेगा टी प्लस π/2। क्या उसको हम sin ऑफ π/2 माइनस ओमेगा टी भी लिख सकते हैं? क्या उससे कोई फर्क पड़ता है? π/2 माइनस ओमेगा टी लिखते तो ठीक है। तो वैसा नहीं करना है कभी भी, कभी भी इस ओमेगा टी का साइन चेंज नहीं कर देना है। ठीक है। जैसे अगर मैंने इसको π/2 माइनस ओमेगा टी लिखा तो मैंने ओमेगा टी का साइन ही चेंज कर दिया, उससे क्या होगा? ये क्लॉकवाइज घूमने लगेगा और फिर कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तो वो नहीं करना है कभी भी। तो आइडेंटिटी वही यहाँ पर भी जैसे मैं कर सकता था ऐसा कुछ पाई माइनस ओमेगा टी से तो नहीं होगा वैसे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बट इसमें हो सकता था कि ऐसा कर सकते हैं। बट हम लोगों को आइडेंटिटी वही यूज करना है कि ओमेगा टी का साइन चेंज नहीं होगा, नहीं तो फिर क्या होगा? ये फेजर उल्टा घूमेगा, और फेजर उल्टा घूमेगा तो फिर कैसे कंपेयर करोगे? ठीक है। थोड़ा सा टाइम बचा है, एक क्वेश्चन हो जाएगा।
सभी के लिए फॉर्मूला है।